नमस्ते। आज की हमारी इस हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उस दिलचस्प पन्ने को पलटेंगे जहां एक अकेले इंसान के अहिंसा के दर्शन ने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। एक टीचर के नजरिए से आइए हम सब मिलकर उन घटनाओं और सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं जिन्होंने हमारे आधुनिक भारत को आकार दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्रतिरोध के दर्शन से, फिर देखेंगे विद्रोह के उत्प्रेरक, उसके बाद असहयोग का मास्टर क्लास, फिर राष्ट्रीय आत्मा का निर्माण और आखिर में बलिदान की विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। भाग 1, प्रतिरोध का दर्शन। अब ये दो शब्द अहिंसा और सत्याग्रह निहत्थे लोगों के लिए सबसे बड़े और अचूक हथियार कैसे बन गए। अहिंसा का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से हिंसा का त्याग, और वहीं सत्याग्रह का मतलब है पूरे जुनून के साथ लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, यानी अपनी बात मनवाने के लिए सत्य की ताकत का इस्तेमाल करना। है ना कमाल की बात। इस तस्वीर को देखकर लेखक रोमेन रोलांड की एक बहुत ही गहरी बात याद आती है। उन्होंने एक गजब का विरोधाभास बताया था। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से काफी साधारण और शर्मीला था, जिसे भीड़-भाड़ से घबराहट होती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी अदम्य और निडर भावना थी जिसने 30 करोड़ लोगों के दिलों में विद्रोह की आग जला दी। इससे साफ पता चलता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि हमारे विचारों में होती है। और हाँ, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीधे इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ले ली। उससे पहले इन तरीकों का बाकायदा टेस्ट हुआ था। 1893 से 1914 के बीच दक्षिण अफ्रीका में पोल टैक्स को हराना हो, या फिर भारत वापस आकर 1917 में चंपारण के नील किसानों की मदद करना, खेड़ा में अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ लड़ना और अहमदाबाद में मिल मजदूरों का साथ देना, ये सभी सत्याग्रह की शुरुआती प्रयोगशालाएं थीं। यहीं से साबित हो गया था कि भाई ये तरीका जमीनी स्तर पर बिल्कुल 100% काम करता है। चलिए अब अपने सिलेबस के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, विद्रोह के उत्प्रेरक। अब आते हैं साल 1919 पर। यह इतिहास का वो मोड़ था जब ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर से लोगों का बचा-खुचा भरोसा भी पूरी तरह उठ गया। एक तरफ तो रॉलेट एक्ट आ गया था, जिसने सरकार को ये ताकत दे दी कि वो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल दे, और दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1919 का वो दिल दहला देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां एक निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इसी उथल-पुथल के बीच खिलाफत आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इन सारी घटनाओं ने पूरे देश में गुस्से की एक नई लहर दौड़ा दी। अब इतिहास को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आता है। एक ऐसा देश जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर और सैन्य सुसज्जित साम्राज्य को पीछे हटने पर कैसे मजबूर कर सकता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब युद्ध की आम किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है 1909 में लिखी गई किताब हिंद स्वराज में। इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही गई थी कि यह विशाल साम्राज्यवादी सत्ता असल में सिर्फ एक भ्रम है, और यह भ्रम किस पे टिका है? हमारे और आपके यानी भारतीयों के रोजमर्रा के सहयोग पर। बात एकदम साफ थी, अगर भारतीय लोग बस अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य खुद ब खुद ढह जाएगा। तो क्लास, अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, भाग 3, असहयोग का मास्टर क्लास। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। यह साम्राज्य के पूरे सिस्टम को एक एक करके गिराने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों और परिषदों का बायकॉट करना, सरकारी नौकरियों को ठुकराना और विदेशी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना, ये सब ब्रिटिश सरकार की इमारत से एक एक करके ईंटें निकालने जैसा था। अब जरा सोचिए, इतने बड़े जन सैलाब को एक साथ संभालना कितना मुश्किल काम रहा होगा। रोमेन रोलैंड ने इसकी तुलना एक ऑर्केस्ट्रा लीडर से की है, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। भीड़ को बाकायदा निर्देश पुस्तिकाएं दी जाती थी, झंडों के इशारों से उन्हें नियंत्रित किया जाता था, सब कुछ एकदम परफेक्ट तालमेल में। ये सच में एक बेहद अनुशासित सेना थी। बस फर्क इतना था कि इनके हाथों में बंदूकें नहीं थी। इतने विशाल स्तर के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी एकता, और इसे दो बेहतरीन तरीकों से हासिल किया गया। पहला, खिलाफत आंदोलन के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा मंच पर लाना, और दूसरा, चरखा,
चरखे को हर घर और हर वर्ग का रोजमर्रा का काम बना दिया गया। इससे न सिर्फ लोगों को आर्थिक आज़ादी मिली, बल्कि इसने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया। चलिए अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, भाग 4, राष्ट्रीय आत्मा का निर्माण। देखिए, एक सच्ची क्रांति का मतलब सिर्फ पुराने शासकों को हटाना नहीं होता, बल्कि अपने समाज की नींव को दोबारा मजबूत करना भी होता है। अंग्रेजों के सांस्कृतिक दबदबे को खत्म करने के लिए हमें शिक्षा के 2 अलग-अलग नजरियों को समझना होगा। पश्चिमी शिक्षा का पूरा फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर था, उसमें चरित्र निर्माण की कोई जगह नहीं थी। इसके उलट हमारा भारतीय आदर्श हृदय की शिक्षा पर जोर देता था। इसीलिए गुजरात विद्यापीठ जैसे नए संस्थान खोले गए, जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शारीरिक मेहनत और अच्छे चरित्र के निर्माण को बराबर अहमियत दी गई। एक और बहुत जरूरी बात, उस वक्त यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक हमारे अपने समाज के भीतर न्याय नहीं होगा, तब तक सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। इसी सोच ने छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करने और दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने के लिए एक लंबी और भावुक लड़ाई की शुरुआत की। ये देश की आत्मा पर लगे उस पुराने दाग को हमेशा के लिए मिटा देने की एक सच्ची कोशिश थी। अब हम पहुंच गए हैं इस आंदोलन के फाइनल एग्जाम पर। भाग 5, बलिदान की विरासत। असहयोग आंदोलन के नींव पर खड़ा हुआ ये जन आंदोलन अब सीधे सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस में बदल चुका था। याद है ना 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च, जहां सीधे तौर पर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा गया। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने साफ शब्दों में अंग्रेजों से तुरंत देश छोड़ने की मांग की, करो या मरो। इस एक मंत्र ने गांव के किसानों से लेकर शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक पूरे देश को पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के लिए एकजुट कर दिया था। रोमेन रॉलैंड का एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार है, ताकत को वीर सौम्यता के सामने झुकना ही पड़ा। ये एक लाइन साम्राज्यवाद की उस क्रूर सैन्य शक्ति के खिलाफ सत्याग्रह की अद्भुत जीत को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेती है। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी जीत और दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा संदेश क्या था? वो ये था कि जब नैतिक शक्ति में आत्म बलिदान की भावना मिल जाती है, तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी फौजी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। इसने साबित कर दिया कि अगर आप सच्चाई के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं, तो बड़ी से बड़ी तोपें और बंदूकें भी खामोश हो जाती हैं। आज की इस क्लास को खत्म करते हुए इतिहास के इस गहरे सबक पर एक बार फिर से विचार करते हैं। अगर एक पूरा देश सिर्फ अपना सहयोग वापस लेकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में अत्याचार के ऐसे कौन से ढांचे हैं जो सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हमने अभी तक एक साथ मिलकर उनका सहयोग रोकना नहीं सीखा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है।